डे स्टूडेंट वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए होम साइंस यानी एमए एमएससी फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का होम साइंस का थर्ड पेपर साइंटिफिक राइटिंग का आंसर की लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों का बुकलेट सीरीज क्या है स्टूडेंट, आप लोगों का बुकलेट सीरीज बी है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, पेपर जो है आप लोगों का थोड़ा सा आज का पेपर जो है टफ है, मगर हमने जितना भी पढ़ाया है अगर आप लोगों ने उसमें से अगर उसको अच्छे ध्यान से अगर समझे होंगे स्टूडेंट, तो आप लोग एकदम अच्छे से करे होंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आज हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सीरीज जैसे यही सीरीज ये है, लेकिन आपका ए सी डी कोई भी हो सकता है। प्रश्न यही रहेगा स्टूडेंट, क्या है, सिर्फ आपका सीरीज बदला है और प्रश्न नंबर बदला रहेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या है स्टूडेंट, कि किसी लेख का शीर्षक की आवश्यकता कब होती है ना, किसी लेख को किसी लेख को शीर्षक की आवश्यकता कब होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, केवल तभी जब विषय की मांग हो। दूसरा है हमेशा। तीसरा है शीर्षक की आवश्यकता नहीं। चौथा ऑप्शन है केवल समाचार पत्रों के लेखों में। तो याद रखिए स्टूडेंट कि किसी लेख का शीर्षक मतलब किसी लेख को कब टाइटल की आवश्यकता होती है, ये आपका पूछ रहा है कि हेडिंग की आवश्यकता कब होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि पहला ऑप्शन यहाँ सभी होगा, केवल तभी जब क्या है विषय की जो हो मांग हो, तभी हम क्या करते हैं उसमें हेडिंग डाल कर न लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एक गुणात्मक शोध प्रस्ताव में नहीं होता है। ठीक है, एक गुणात्मक शोध प्रस्ताव में नहीं होता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, शोध प्रश्न। दूसरा ऑप्शन है आपका अनुसंधान उद्देश्य। तीसरा ऑप्शन है परिकल्पना। चौथा ऑप्शन है परिचालन परिभाषा। तो देखिए आपका गुणात्मक शोध प्रस्ताव में आपका देखिए शोध प्रश्न भी होता है स्टूडेंट, अनुसंधान उद्देश्य भी होता है और परिकल्पना भी होती है। यह क्या होता है, परिचालन परिभाषा है जो वो नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रिपोर्ट है एक। ठीक है स्टूडेंट, रिपोर्ट है एक क्या, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, तकनीकी कार्य। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सूचनात्मक कार्य। तीसरा ऑप्शन है व्यवसायिक कार्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट कि आप लोगों को हमने बताया था कि जो रिपोर्ट होता है तो वो क्या है, इंफॉर्मेशनल वर्क होता है ना स्टूडेंट। टेक्निकल जो है आपका वर्क है, बट याद रखिएगा कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिपोर्ट से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, सूचनात्मक कार्य होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रिपोर्ट हमेशा लिखी जाती है, कब क्यों लिखी जाती है स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अनुक्रमिक तरीके से। ठीक है, यानी सिक्वेंसली मैनर। दूसरा ऑप्शन क्या, अनियमित तरीके से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या, क्षैतिज तरीके से और चौथा ऑप्शन क्या है, पश्चातापूर्व डेटा तरीके से स्टूडेंट। तो जो कोई भी हम रिपोर्ट जब लिखते हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि जो है आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बिब्लियोग्राफी किस भाषा का शब्द है। देखिए ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट, ये कैसी भाषा का शब्द है, तो आप याद रखिएगा कि लैटिन भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि थीसिस में आंकड़े और तालिकाएं शामिल होती हैं, कहाँ पर शामिल होती हैं, परिशिष्ट में तो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, एक अलग अध्याय में, समापन अध्याय में और स्वयं पाठ में। स्टूडेंट याद रखिएगा कि थीसिस में आंकड़े और तालिकाओं के लिए क्या होता है, एक अलग से चैप्टर होता है स्टूडेंट। ठीक है, मतलब एक सेपरेट चैप्टर बनाया जाता है, चैप्टराइजेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अलग अध्याय में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक लेखन में निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक है। देखिए ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया है स्टूडेंट कि वैज्ञानिक लेखन में कौन कौन से गुण होनी चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, प्रामाणिकता होता है। ठीक है, परिशुद्धता होती है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगले प्रश्न को, इसको भी हमने अपने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट की वैज्ञानिक, ये भी आप लोगों का जो है मेरे मॉडल पेपर में आया है स्टूडेंट कि वैज्ञानिक लेखन का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए वैज्ञानिक लेख का पहला हम
उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट? ज्ञान का आलेख प्रस्तुत करना, ठीक है, तथ्यों को अव्यवस्थित करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हम वैज्ञानिक लेखन में क्या करते हैं? तथ्यों को व्यवस्थित करते हैं, अव्यवस्थित नहीं करते हैं। फिर क्या है? पुनर्परीक्षण से बचना, तो ये भी नहीं होगा। हम वैज्ञानिक लेख में क्या करते हैं? साहित्य का पुनरावलोकन करते हैं ना, पुनर्परीक्षण करते हैं, बचते थोड़ा ना है। और इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ज्ञान का आलेखन हम प्रस्तुत करते हैं। ये आपका क्या है? इस 8वें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक लेखन का प्रकार नहीं है? ठीक है, यानी साइंटिफिक राइटिंग का जो है कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखिए, शोध पत्र लेखन भी होता है आपका। फिर क्या? शोध ग्रंथ लेखन भी है स्टूडेंट। शोध प्रतिवेदन लेखन भी होता है। इसमें से क्या होगा? आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्या पूछा है स्टूडेंट? नहीं शब्द पर विशेष दी। ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है आपके साइंटिफिक जो है राइटिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन जो इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया? नहीं शब्द है, नहीं है। ये तीनों क्या है? आते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध रिपोर्ट का अंतिम पृष्ठ क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, शोध रिपोर्ट का अंतिम पृष्ठ में हम क्या बोलते हैं? अंतिम पृष्ठ में हमारा परिशिष्ट होता है, ग्रंथ सूची नहीं होता है। परिशिष्ट यानी इंडेक्स होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या? देखिए, पृष्ठ पूछा है स्टूडेंट। अगर यहीं पर चरण पूछता तब यहाँ पर दूसरा आंसर हो जाता है। ठीक है, तब आपका संदर्भ ग्रंथ सूची होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? पृष्ठ पूछा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ग्रंथ सूची का अर्थ है। देखिए, ये भी हमने आप लोगों को बताया कि ग्रंथ सूची यानी संदर्भ ग्रंथ सूची का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? तो संदर्भित पुस्तकों का लेख होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए, संबंधित उद्धरण क्या है? ये ग्रंथ सूची का भाग है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये संदर्भित पुस्तकों की सूची ही क्या करते हैं? हम संदर्भ ग्रंथ सूची में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न में हमारा क्या कर रहा है कि अनुसंधान शब्द से क्या समझते हैं आप? अनुसंधान शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? उद्देश्य, लक्ष्योन्मुखी। दूसरा ऑप्शन है आपका किसी लक्ष्य का अनुसरण करना। तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना। और चौथा ऑप्शन क्या है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति। तो देखिए स्टूडेंट, जो अनुसंधान होता है स्टूडेंट, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हमारा जो है मतलब एक लक्ष्य बनता है। एक अगर कोई हम समस्या लेते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं? काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या होता है? अनुसंधान किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से पहले किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट? तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है कि एक शोध प्रश्न तैयार करना। तो ये पहले नहीं होता है स्टूडेंट। फिर क्या? एक शोध डिजाइन तैयार करना। फिर क्या है आपका थर्ड ऑप्शन? क्या? आंकड़ा विश्लेषण की तैयारी। और क्या? एक शोध परिकल्पना तैयार करना। नहीं, पहले क्या होगा? अगर इन चारों अकॉर्डिंग हम चलेंगे स्टूडेंट, तो शोध डिजाइन पहले तैयार करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है आपकी मतलब परिकल्पना, आंकड़ों का जो है विश्लेषण, और जो है लास्ट में क्या होता है? प्रश्न तैयार। इसलिए हमारे अनुसार जो आंसर आपका ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सहकर्मी समीक्षा को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। सहकर्मी समीक्षा को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? सुरक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है प्रकाशन में टाइप सेटिंग की एक विधि। तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक पत्रों की तकनीकी मूल्यांकन। और चौथा ऑप्शन क्या है? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वैज्ञानिक मित्र से क्या होते हैं? हम मित्र से क्या है? सलाह दें। तो देखिए, सहकर्मी का मतलब ही क्या होता है कि सहयोगी। तो सहयोगी, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका चौथा आंसर हो जाएगा कि एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है किसी वैज्ञानिक के मित्र उसे सलाह देते हैं, वही हमारा क्या है? आपका सहकर्मी समीक्षा होता है। परीक्षा नहीं, समीक्षा, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि अक्सर किसी लेख को पढ़ना शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में एक है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? अंत में, चर्चा अनुभाग में। दूसरा ऑप्शन है लेख के मध्य में, किसी यादृच्छिक स्थान पर। दूसरा ऑप्शन है सामग्री
एवं विधि अनुभाग, चौथा ऑप्शन है संदर्भ अनुभाग में। ठीक है, तो संदर्भ अनुभाग में तो क्या होता है, एक लेखक एक लेख को पढ़ने शुरू करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, कि जो लेख होता है, लेख के मध्य में किसी भी स्थान पर जो है ये यादृच्छिक त्वर होना है। तो ये देखिए थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, मेरे अनुसार जैसे ये आंसर है, अगर आप लोगों को किसी को अगर पता हो तो ये बताइएगा, ये मुझे थोड़ा सा क्या है डाउटफुल लग रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरे अनुसार जो है ये सेकंड ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी पेपर में सामग्री एवं विधि अनुभाग को शामिल करने का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, वैज्ञानिक उत्पादों का विज्ञापन करना। दूसरा ऑप्शन है क्या, अन्य वैज्ञानिकों को अपने निष्कर्षों को पुनर्उत्पादित करने की अनुमति देना। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, अधिकांश पत्रिकाओं को इस अनुभाग की आवश्यकता नहीं होती। चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि किसी पेपर में सामग्री और विधि अनुभाग को शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है, कि आप क्या है दूसरे जो है वैज्ञानिकों को क्या कर रहे हैं अपनी ओर, मतलब वो फिर से क्या है, मतलब उस पर कार्य जो है आपका कर सके। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे अनुसार जो है आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वैज्ञानिक शोध पत्र में संदर्भ अनुभाग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, संदर्भ अनुभाग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है आपका, धन्यवाद ज्ञापन हेतु। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या, अन्य शोध पत्रों की स्लिट बनाना। तीसरा ऑप्शन क्या, वैज्ञानिकों की लिस्ट बनाना। चौथा ऑप्शन क्या है, शोध पत्र से संबंधित ज्ञान और अवधारणाओं को सूचित करना। तो यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट, कि वैज्ञानिक शोध पत्र में संदर्भ अनुभाग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि शोध पत्र से संबंधित ज्ञान और अवधारणाओं की सूची बनाना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जो है आपका रेफरेंस सेक्शन, मतलब किसमें हम रेफरेंस में संदर्भ ग्रंथ सूची में क्या हम शामिल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चौथा ही ऑप्शन सही होगा कि शोध पत्र में से जब संबंधित जो भी हम ज्ञान और अवधारणा जो कहाँ कहाँ से हमने लिए, कहाँ कहाँ से कॉन्सेप्ट लिए, उसको हम क्या करते हैं उसी में शामिल करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या, ये थोड़ा सा जो है आपके कॉमन सेंस पे ये क्वेश्चन था स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किसी विषय विशेष क्षेत्र में प्रकाशित जानकारी पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पत्रिकाएं भी क्या होती हैं, विशेष हो सकती हैं, अनुसंधान प्रस्ताव भी विशेष होता है, साहित्य समीक्षा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए प्रकाशित जो है हम आप लोगों को प्रकाशित अप्रकाशित सामग्री में आप लोगों को पढ़ाए थे स्टूडेंट, ये देखिए उसी से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साहित्य समीक्षा का नहीं है, यानी जो है जिसपे हम क्या है साहित्य समीक्षा नहीं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं दे सकते स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, शीर्षक। दूसरा ऑप्शन है परिचय। तीसरा ऑप्शन है मुख्य भाग। और चौथा ऑप्शन है निष्कर्ष। तो याद रखिए साहित्य समीक्षा का नहीं भाग है। तो याद इंट्रोडक्शन तो आपका खुद अलग भाग होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, हम लघु शोध कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम शीर्षक ही ना खोजते हैं, पहले क्या करते हैं हमें, तो नहीं सॉरी, जो शीर्षक हेडिंग जो होता है ये आपका नहीं है, इंट्रोडक्शन भी होता है, मुख्य भाग भी होता है, निष्कर्ष भी होता है। हम हेडिंग जो है आपका साहित्य समीक्षा का जो है तत्व में नहीं शामिल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखिए रूपरेखा दृष्टिकोण। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, रूपरेखा दृष्टिकोण का प्रयोग अनुसंधान के किस भाग में किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, अनुसंधान नैतिकता। दूसरा ऑप्शन है प्रश्नावली। तीसरा ऑप्शन है अध्ययन की संरचना। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो है मतलब रूपरेखा दृष्टिकोण का प्रयोग जो है हम क्या उपरोक्त सभी में करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रकाशित सामग्री को, ठीक है देखिए ये भी क्वेश्चन मेरे से मिलता जुलता है कि प्रकाशित सामग्री को विभिन्न सर्च इंजन से खोजना और उसका मूल्यांकन करना क्या कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या करते हैं हम, प्रकाशित सामग्री जो होता है आपका साहित्य समीक्षा भी हो सकता है और साहित्य खोज भी हो सकता है। ठीक है, लिटरेचर सर्च भी हो सकता है और लिटरेचर रिव्यू भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो ये देखिए आपका क्या इंटरनेट पर खोजना, तो ये प्रकाशित है तो इंटरनेट पर क्या है उसको हम खोज रहे हैं ना, तो वो क्या होगा आपका, मेरे अनुसार जो इसका है थर्ड आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, हाँ इसको अगर किसी को कंफर्म हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि इसमें से कौन सा शोध पद्धति का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है आपका जानकारी एकत्र करना, ठीक है, ये भी है आपका। फिर क्या साहित्य की समीक्षा कर लिखना, ये भी आपका है। फिर क्या है आपका प्रकाशन है, ठीक है। फिर क्या है आपका पालन करना यानी फॉलो अप करना। तो यहाँ पे याद रखिएगा शोध पद्धति में क्या होता है आपका जानकारी भी हम देते हैं, ठीक है, साहित्य समीक्षा और किसी को क्या करते फॉलो भी करते, लेकिन प्रकाशन जो है आपका शोध पद्धति यानी रिसर्च मैथोलॉजी के अंतर्गत आपका नहीं आता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कहलाता है, क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं, क्या कहलाते स्टूडेंट। तो हमने आपको कल ही बताया था स्टूडेंट कि जो प्रश्नावली होता है वो क्या है उत्तरदाताओं से भरवाया जाता है। इसमें क्या है उत्तरदाता का जो है पढ़ा लिखा जो है मतलब होना चाहिए। तो जो क्वेश्चनार से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं वो हमारे क्या होते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है हमारे शोध का पहला चरण क्या होता है। देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट। हमारे शोध का पहला चरण क्या होता है शोध समस्या होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सूचित सहमति भी इसका एक हिस्सा है, क्या हिस्सा है। पहला ऑप्शन क्या है सामाजिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है अनुसंधान नैतिकता, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगशाला पर परीक्षण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सूचित सहमति क्या है किसका हिस्सा है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि अनुसंधान नैतिकता का है यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान केवल स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित होना चाहिए स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं अनुसंधान में क्या करते हैं हम सत्य स्थापित करने की इच्छा से काम करते हैं ना स्टूडेंट। तो इसका आंसर जो है आपका सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है नीति शास्त्र निम्न की शाखा है। तो याद रखिएगा जो नीति शास्त्र होती है वो हम क्या करते हैं दर्शन शास्त्र में हम नीति शास्त्र की बात करते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस चर को वैज्ञानिक प्रयोग में परिवर्तित और नियंत्रित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये आपका क्या स्वतंत्र चर। ये देखिए आप लोगों का एमए फर्स्ट सेमेस्टर जो है रिसर्च का जो पेपर था स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन क्या है आपको वहीं से आए हैं, ठीक है। यानी फोर्थ साइंटिफिक राइटिंग से जो है उतना जैसे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना क्वेश्चन है जितना कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सारे मेथोलॉजी रिसर्च के प्रकार ये सब अगर पढ़े होंगे तो वो आप वहाँ से जो है ये आया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए एक रोगी के नैदानिक इतिहास का वर्णन निम्न में किया जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका केस रिपोर्ट, केस कंट्रोल, केस स्टडी, केस श्रृंखला। तो याद रखिएगा कि क्या है एक रोगी का जो नैदानिक इतिहास जो हम क्या करते हैं केस स्टडी से करते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक रोगी तो आपको कल की क्लास में है जो केस स्टडी बता रहे थे ना व्यक्तित्व अध्ययन यानी एक व्यक्ति का अध्ययन जाकर फेस टू फेस कांटेक्ट करना तो क्या है आपका जो है केस स्टडी के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट। अगर बातों को सुने होंगे तो क्वेश्चन की जो है बारीकियों को आप पकड़े होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है साहित्य समीक्षा के सभी स्रोत हैं सिवाय मतलब जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या क्या चीज़ों को हम शामिल करते हैं। तो देखिए आपकी पुस्तकें भी शामिल होती, पत्रिकाएं भी शामिल होती, लेख भी शामिल होता है, लेकिन क्या चर्चा को हम नहीं शामिल करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रबंधकी संक्षेपिका है। तो देखिए स्टूडेंट पहले ही आ गया संक्षेपिका का मतलब क्या होता है संक्षिप्त में। तो याद रखिए यहाँ पे क्या दिया है लंबे प्रतिवेदन का संक्षिप्त रूप, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है संक्षिप्त लेकिन पूर्ण अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है विषय का संपूर्ण चित्र और चौथा ऑप्शन क्या उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका पहला ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन पहले और चौथे में मुझे थोड़ा सा जो है डाउट है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो है थोड़ा सा डाउटफुल जो है क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की सूची को कहा जाता है। प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की सूची को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट शब्दावली बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है निम्न में से कौन शोध लेखन में आने वाली बाधा नहीं है
स्टूडेंट, ठीक है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कठिन भाषा का प्रयोग, ठीक है। संदेश में स्पष्टता न होना, सरल शब्दों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सरल शब्दों का प्रयोग तो ये कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। संदेश में स्पष्टता न होना, ये क्या है, ये आपका जैसे मतलब संदेश में क्या स्पष्टता न होना, यानी संदेश क्या है आपका स्पष्ट नहीं है, तो ये क्या है, ये आपकी बाधा जो है मतलब ला सकती है, संदेश में स्पष्टता न होना। एक मिनट। फिर क्या, कठिन भाषा का प्रयोग क्या है, शोध लेखन में आने वाली बाधा नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ याद रखिएगा कि इसमें क्या है, ये तीनों जैसे कठिन भाषा का प्रयोग, ठीक है, कठिन भाषा का प्रयोग पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, संदेश में स्पष्टता न होना। तीसरा ऑप्शन है सरल शब्दों का प्रयोग। और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसमें सरल शब्द अगर प्रयोग करेंगे तो ये बाधा क्या है, मतलब बाधा तो बिल्कुल आएगी नहीं। तो यहाँ पर शब्द क्या दिया, नहीं होना शब्द दिया स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे क्या होगा, बाधा आ सकती है। जैसे कठिन भाषा का हम प्रयोग करेंगे तो उसमें बाधा हो सकती है। संदेश अगर हमारा स्पष्ट नहीं है तो भी बाधा हो सकती है, लेकिन सरल शब्द का प्रयोग करेंगे तो बाधा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सारांश में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसको नहीं सम्मिलित करते स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है, शोध प्रश्न। दूसरा ऑप्शन है उपकल्पना। तीसरा ऑप्शन है विधि तथा मुख्य खोज। चौथा ऑप्शन है आपका निष्कर्ष। तो सारांश में क्या होता है स्टूडेंट, आपका शोध प्रश्न को जो है शामिल नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। संप्रत्यय के सभी स्रोत हैं सिवाय, संप्रत्यय यानी जो है आपके कॉन्सेप्ट के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो देखिए पत्रिका में भी कॉन्सेप्ट होता है, कल्पना में भी जो है आपको करते हैं, अनुभव से भी हम क्या करते हैं, संप्रत्यय निकालते हैं, लेकिन आपकी परंपरा में जो है संप्रत्यय जो है नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संप्रत्ययीकरण का मुख्य उपयोग कहाँ पर करते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि तीनों में करते हैं, अनुसंधान समस्या को स्पष्ट करने में, उपकल्पना का निर्माण करने में, यानी उपरोक्त दोनों। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सारणीयन का प्रकार नहीं है, ठीक है। सारणीयन का प्रकार नहीं है शब्द देखिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो है खुली और बंद जो है सारणी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संचयी आवृत्ति तालिका, संचयी शब्द का अर्थ है। देखिए जो स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो संचयी शब्द का अर्थ क्या होता है, जोड़ने से हम रखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सामान्य आवृत्ति तालिका निम्न प्रकार की होती है। कौन सी प्रकार की होती है स्टूडेंट, तो जो सामान्य आवृत्ति तालिका होती है वो खंडित और अखंडित दोनों होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तालिका बनाने का उद्देश्य है। देखिए ये भी हमने कराया आपको कि तथ्यों को बोधगम्य बनाना, ठीक है, तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन के योग्य बनाना, फिर क्या समय तथा स्थान की बचत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते। उत्तम तालिका के सभी गुण होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिवाय मतलब किसको छोड़कर। पहला है आकर्षक, ठीक है, जटिल, समुचित आकार, वैज्ञानिक। याद रखिए जटिल जो है नहीं होना चाहिए, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समय पर सहमति बनाने, संसाधन आवंटन पर सहमति बनाने में क्या मदद करता है, प्रश्नावली करता है, अवलोकन प्रपत्र करता है, अंतिम रिपोर्ट करता है, याद रखिए स्टूडेंट प्रस्ताव करता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्षेत्र अध्ययन का संबंध है। क्षेत्र अध्ययन का संबंध क्या होता है, वास्तविक जीवन की स्थितियाँ, प्रायोगिक स्थितियाँ, प्रयोगशाला स्थितियाँ। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। याद है कि जो क्षेत्र अध्ययन का जो है वो क्या होता है, आपका वास्तविक जीवन की स्थितियां होती, पहला ऑप्शन सही है। ये देखिए सब आपके थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन क्या आपके कॉमन सेंस पे है स्टूडेंट, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अनुसंधान का आंकड़ा होता है। तो आंकड़ा जो होता है दो तरह के होते हैं, एक गुणात्मक एक मात्रात्मक, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दोनों हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़ा द्वितीयक आंकड़ा भी होते हैं, लेकिन गुणात्मक और मात्रात्मक भी होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आय किस प्रकार का आंकड़ा है। देखिए आय जो
होता है, इनकम जो होता है वो क्या है आपका साधारण होता है, ठीक है, नाम मात्र का होता नहीं, अंतराल होता नहीं, अनुपात होता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साधारण। ओके स्टूडेंट, ये भी आपके कॉमन सेंस पे क्वेश्चन थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामग्री विश्लेषण निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं। सामग्री विश्लेषण निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्गीकरण का भी होता है, गिनती भी करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सारांश में शामिल होने चाहिए। सारांश का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या चीज़ का शामिल करते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन क्या दिया, संदर्भों की एक सूची, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रासंगिक तालिकाएं, सांख्यिकी विश्लेषण और इनमें से कोई नहीं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं स्टूडेंट तो वो क्या है, एक तरह से मान के चलिए जितने भी आपके जो रिफरेंस है उसका क्या करते हैं, एक सूची हम बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। सारांश है, सारांश क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आप क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, एक शोध रिपोर्ट के सभी महत्वपूर्ण भागों का सारांश, ठीक है, केवल आंकड़ों विश्लेषण, केवल निष्कर्षों का सारांश। याद रखिएगा कि क्या है ये, मतलब पूरे मतलब महत्वपूर्ण भागों को एक जगह लिखना ही क्या होता है आपका सारांश कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आमतौर पर एक शोध रिपोर्ट में पाठक के लिए परिकल्पनाएं कहाँ उचित होती हैं। पहला ऑप्शन क्या है, चर्चा में, दूसरा ऑप्शन है परिचय में, तीसरा ऑप्शन है निष्कर्ष में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जैसे कि कोई भी अगर आप ही जो है रिसर्चर हैं, लघु शोध लिखने जा रहे हैं तो आप मतलब परिकल्पना को कहाँ पर उचित समझेंगे, कहाँ बताना उचित समझते हैं स्टूडेंट। क्या दिया है, चर्चा में, निष्कर्ष में, यानी चर्चा का मतलब क्या हुआ कि आपका जो है मतलब डिस्कशन में आप बताएंगे कि इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि निष्कर्ष में बताएंगे, कंक्लूजन में बताएंगे। तो याद रखिएगा कि जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, तो जो है परिचय में प्रयोग करते हैं। जैसे बताते हैं ना कि हमारा जो ये समस्या हम ले रहे हैं तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक शोध रिपोर्ट में, ठीक है, शामिल तालिका या आरेख की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, इसे आसान बनाना, दूसरा ऑप्शन है यह SPSS का उपयोग करके बनाया जाता है, यह समझने में आसान और उपयोगी होता है, चौथा ऑप्शन इनमें से याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है मतलब यह समझने में आसान और उपयोगी होता है, ठीक है, ये याद थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एक शोध रिपोर्ट के लिए आदर्श मॉडल क्या होता है। तो शोध रिपोर्ट के लिए आदर्श मॉडल जो है आप लोगों का क्या होगा, निबंध प्रारूप हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट जो है ये क्या है आपका जो है आदर्श जो है मॉडल हो जाएगा। मेरे अनुसार इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साहित्य समीक्षा करते समय मूल लेख पढ़ना क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, विधि में त्रुटियों को तलाशना, दूसरा ऑप्शन है निष्कर्षों की वैधता की जांच करना, तीसरा ऑप्शन है विषय एवं प्रक्रियाओं का अवलोकन करना, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि साहित्य खोज की प्रथम चरण क्या होती है स्टूडेंट। तो साहित्य खोज की प्रथम चरण में क्या है, पहला ऑप्शन क्या है कि साहित्य की ऑनलाइन खोज, दूसरा ऑप्शन क्या है अपने गाइड से साहित्य के बारे में पूछना, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका कुछ पुस्तकालयों का पता लगाना, चौथा ऑप्शन क्या है परिचयात्मक पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो देखिए आप लोग जैसे कह रहे हैं तो पहले हम क्या कहते हैं साहित्य खोज के बारे में, जैसे पहले हम क्या करेंगे अपने जो गाइड से पहले पूछते हैं ना कि साहित्य का अवलोकन या साहित्य क्या होता है, लिटरेचर क्या है, लिटरेचर सर्च क्या होता है स्टूडेंट। तो पहले क्या करते हैं हम अपने जो है इसके बारे में जो है मतलब पूछते हैं। तो क्या है साहित्य खोज का प्रथम चरण क्या है स्टूडेंट, तो जिससे मेरे अनुसार जो है आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे जो है सही लग रहा है, ठीक है, मेरे अनुसार जो है आपका क्या है ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगर इसका किसी को अगर मतलब एग्जैक्ट आंसर पता हो तो वो मुझे बताएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अधिकांश ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में जनरल लेख का कौन सा भाग उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपका जो है ये भी मुझे डाउटफुल है कि इसमें क्या है मतलब जनरल लेख का कौन सा मतलब भाग जो है मतलब प्रस्तुत किया है। तो ये हमको जैसे लग रहा है कि उसका रिजल्ट हम लोग देते हैं
इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको भी आप लोग, अभी तक 5 क्वेश्चन आपके डाउटफुल हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि आपको किसी जनरल लेख की आवश्यकता है जो आपके पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया है, अंतर पुस्तकालय ऋण प्रणाली लेंगे, फिर क्या है अन्य पुस्तकालय या लेखक को ईमेल करना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट उस कंडीशन में कि अगर आपके यहाँ जो है मतलब पुस्तकालय में वह उपलब्ध नहीं है, यानी आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं, तो आप क्या करेंगे कि मतलब अंतर पुस्तकालय ऋण प्रणाली यानी क्या लोन लेंगे, या फिर अन्य पुस्तकालय जाएंगे, या फिर लेखक को ईमेल करेंगे, इनमें से क्या कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मुझे क्या है, मुझे जो है आपका जैसे इसका इस प्रश्न का आंसर जो है मुझे दूसरे और तीसरे में से कोई एक लग रहा है, ये भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे अनुसार जो है आपका जो है ये दूसरा आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी पत्रिका की गुणवत्ता का अच्छा माप क्या माना जाता है। ठीक है, पत्रिका कैसी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि प्रभाव कारक होना चाहिए। कोई भी पत्रिका हो, न्यूज हो, शोध हो, जो हमारे ऊपर जो है प्रभाव करे, मतलब अपना इम्पैक्ट डाले, वही हमारा जो है मतलब होता है। या एक मिनट, सॉरी एक मिनट, क्या है, किसी पत्रिका की गुणवत्ता का अच्छा माप क्या माना जाता है, तो वो क्या कर सके, वो हमें प्रभावित कर सके स्टूडेंट, प्रभाव कारक न हो, याद रखिएगा कि प्रभावित करने वाला हो, यानी थर्ड ऑप्शन सही है, पहला नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 57 क्या है। 57 है कि नैतिक आचरण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो हम सभी जानते हैं कि नैतिक आचरण जो है आपका किससे होगा, तो समुदाय से होगा। तो ये आपका देखिए कॉमन सेंस के ऊपर जो है ये क्वेश्चन था स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, किसी जनसंख्या से नमूना निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए आपको हमेशा बताएं स्टूडेंट कि जब हम भारी जनसंख्या पर कोई भी सोच करते हैं तो पहले कोई पूरा प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं, प्रतिचयन बोलते हैं। ये आपको हम कल ही के क्वेश्चन, अगर आप मेरी बातों पर ध्यान दें तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हुआ होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इसका जो है थोड़ा सा निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम लीव करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जनगणना रिपोर्ट का उपयोग डेटा के स्रोत के रूप में किया जाता है, प्राथमिक स्रोत में, द्वितीयक स्रोत में, संगठित डेटा, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो जो जनगणना रिपोर्ट होता है स्टूडेंट ना, तो क्या करते हैं हम जाते हैं, तो वो हमारा क्या है प्राथमिक में आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, डेटा का प्रत्यक्ष एवं असंगठित रूप क्या कहलाता है स्टूडेंट। डेटा का प्रत्यक्ष और असंगठित रूप जो है आपका क्या है, प्राथमिक डेटा कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जनसंख्या जनगणना किसके माध्यम से की जाती है। तो आप याद रखिएगा कि नमूना सर्वेक्षण से। ठीक है, नमूना से, लेखांकन नहीं होगा, जांच नहीं होगी, पूरी गणना नहीं होगी, आपका क्या होगा, सर्वे, सिंपल सर्वे से किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, किस थीसिस में साहित्य समीक्षा लिखा जाता है। कब लिखते हैं साहित्य समीक्षा, इसका मतलब क्या हुआ कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है हम कब लिखते हैं। तो आपको हमने जो है संदर्भ ग्रंथ सूची जब पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, तो उसमें एक हमने आप लोगों को जो है मतलब किसी का जो है छोटा सा जो है सिनॉप्सिस आपको हमने दिखाया था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, हमेशा क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन के बाद होता है, यानी पहले क्या परिचय देंगे, दूसरा अध्याय ही हमारा क्या है, साहित्य समीक्षा का है। देखिए ये सब हम आपको क्लास से, थ्योरी क्लास में जैसे हम बताए थे स्टूडेंट, जो बच्चे पढ़े होंगे अच्छे से वो अच्छे से कर लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट कि PSS सॉफ्टवेयर निम्न में से पता लगाता है किसका, तो साहित्यिक चोरी का, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी आपके कॉमन सेंस पे, शोध आमतौर पर समाप्त हो जाता है कुछ के साथ, क्या सिफारिशें, निष्कर्ष, सारांश, और क्या है पहला और दूसरा। तो याद रखिएगा कि शोध जो है आमतौर पर कब होगा, कुछ के साथ, जो जिसकी क्या सिफारिश जाएगी और कंक्लूजन निकल जाता है, तो अपने आप क्या होता है वो शोध जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि JRF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जूनियर रिसर्च क्या है, फेलोशिप होता है स्टूडेंट। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा क्या है, यूजीसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो नेट की परीक्षा अगर दिए होंगे तो जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी एक विषय पर ग्रंथ क्या कहलाता है स्टूडेंट? देखिए आपको मोनोग्राफ पढ़ाए थे जिसका मतलब क्या था? एक लेखक एक लेखन। ठीक है, तो यह क्या होगा? आपका मोनोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए हमने आपको बताया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है? किसी तालिका के पंक्ति शीर्षकों को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्तंभ कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। क्या कहते हैं? सॉरी, स्टंप कहते हैं, स्टंप नहीं, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्टंप कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी शोध कार्य का लिखित प्रारूप क्या कहलाता है स्टूडेंट? आप बताइए। देखिए ये भी आपको हम बार बार लिखित प्रारूप जो आपका आ रहा था तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट। देखिए मोनोग्राफ तो होगा नहीं, परियोजना रिपोर्ट होगी नहीं, अनुसंधान रिपोर्ट होगी नहीं, क्या शोध पत्र होता है। शोध पत्र ही क्या होता है? आपका लिखित प्रारूप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट? एक थीसिस कथन है, क्या कथन होता है स्टूडेंट? एक थीसिस कथन जो होता है एक फैक्ट होता है, एक तथ्य होता है। ठीक है, आपका अवलोकन होगा नहीं, अवलोकन तो मैथोलॉजी हो गया, दावा भी नहीं होगा, आपका चर्चा भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एक फैक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि थीसिस को इस नाम से भी जानते हैं, तो लघु शोध निबंध के नाम से जानते हैं, जिसपे आप अभी काम कर रहे हैं स्टूडेंट। आपका डिजर्टेशन जो बन रहा है वो थीसिस का ही क्या है? दूसरा रूप है, लघु शोध यानी छोटा रूप है। देखिए ये भी आपके क्या कॉमन सेंस पे जो क्वेश्चन था। और मेरी बातों को अगर आप सुने होंगे कि मैं बार बार रिसर्च थीसिस कहती थी, लघु शोध कहती थी। ठीक है, तो ये याद रखिए, सुने होंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग राइट ही किए होंगे। फिर क्या है? व्याख्या होनी चाहिए। व्याख्या कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति परक होनी चाहिए, उद्देश्य परक होनी चाहिए, ईमानदार, या इनमें से कोई? तो हमारे जो कोई भी व्याख्या हो स्टूडेंट क्या उसका एक उद्देश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? शोध प्रतिवेदन लेखन में निम्न सावधानी रखनी चाहिए। यानी जब हम रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें हमें किन बातों का सावधानी रखना चाहिए? तो कठिन शब्दों का प्रयोग न करना बिल्कुल सही बात है। व्याकरण संबंधी त्रुटि न रखना, ये भी सही बात है। निरस्ता से बचाव, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक लेख हो सकता है, क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो संबोधन हो सकता है, वक्तव्य लेखन हो सकता है, जागरूकता अभियान पर भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाए आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए आपके ये 75 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। इसमें से 6 या 7 क्वेश्चन जो है आपके डाउटफुल है स्टूडेंट, बाकी के जो आंसर है आपका जो है सही है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं हम अगले पेपर में। और प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही है। और बिल्कुल आप डरिए मत कि आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, जो अगर क्लास को अच्छे से गंभीरता से सुना होगा स्टूडेंट, तो आप लोग के देखिए कुछ क्वेश्चन क्या थे आपके कॉमन सेंस थे, कॉमन सेंस के ऊपर थे, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके जो है मॉडल पेपर से भी आए थे, लेकिन क्या है थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है स्टूडेंट। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।